अरे ये गायत्री अपने ऊपर की मंजिल क्यों बनवा रही है? सुना है गायत्री के बेटे की शादी होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहू बहुत चालाक है और उसने आते ही अलग रहने की डिमांड कर दी हो, इसीलिए ये दूसरी मंजिल बनवा रही हो? अरे तो यहाँ पर रहकर बात करने से क्या फायदा, चलो न चलकर उसी से बात कर लेते हैं। अब वो गायत्री के पास जाकर इस बारे में बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो बॉडीगार्ड्स के लिए बन रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ ही दिनों में तुम्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे और कुछ दिन बाद गायत्री के बेटे मोहित की शादी नमिता नाम की लड़की से हो गई। शादी के बाद नमिता की कार जब अपने ससुराल यानी कि दिल्ली के करोल बाग पहुंची तो उस दिन उस मोहल्ले में एक अजीब सी हलचल थी। धूल उड़ाती हुई काली काली गाड़ियाँ, सायरन की हल्की आवाज और उसमें से निकले काले चश्मे लगाए हट्टे कट्टे जवान। ये सब तामझाम देख सभी लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। अरे भाई ये कौन सा नेता आ रहा है हमारे मोहल्ले में? नेता नहीं लगता चाचा, इतने बॉडीगार्ड तो मैंने मुख्यमंत्री के भी नहीं देखे। हे भगवान, ये कोई बहू है या कोई राजकुमारी? कहीं गायत्री के हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? ऐसा लग रहा है अंबानी की बेटी आई है। फिर आखिर में एक सफेद रंग की गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला और भारी कढ़ाई वाला लहंगा पहने लाल घूंघट निकाले बहू ने कदम रखा। राम राम, बहू रानी तो नॉर्मल ही लग रही है, लेकिन ये इतनी तामझाम आखिर क्यों? कुछ नहीं आंटी जी, ये तो बस थोड़ी सी सुरक्षा के लिए। सुना है 150 बॉडीगार्ड आए हैं बहू रानी के साथ। बहू अब तुम घर के अंदर गृह प्रवेश करो और इन बॉडीगार्ड के रहने के लिए ऊपर की मंजिल तैयार कर दी है, इसलिए अब इन्हें कहो कि ये सब ऊपर जाएंगे। अब वो सब बॉडीगार्ड ऊपर चले जाते हैं। अंजना जा अपनी भाभी को उसका कमरा दिखा दे। ठीक है मम्मी, चलिए भाभी। अंजना उसे लेकर अंदर जाती है जहाँ उसका बड़ा सा कमरा होता है। फिर अगली सुबह करोल बाग मोहल्ले का नजारा ही कुछ और होता है, जहाँ शर्मा परिवार की छत पर कहीं कोई बॉडीगार्ड एक्सरसाइज कर रहा होता है तो कहीं कोई ब्रश, तो वहीं आधे बॉडीगार्ड उनके बंगले के बाहर पहरेदारी के लिए खड़े होते हैं। उन सबको देखकर मोहल्ले के लोग बातें बनाने लगे। देखो तो शर्मा जी का सारा घर तो जैसे इन बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया, अब तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है इनके घर में। तभी दूध वाला उनके घर की ओर जाने लगता है तो बॉडीगार्ड उसे रोकते हुए कहता है, 1 मिनट, मेरे को अंदर का जा रहे हो? भैया मैं दूध वाला हूँ और अंदर दूध देने जा रहा हूँ, रोज ही आता हूँ यहाँ दूध देने। आते होंगे, लेकिन अब से तुम ये दूध यहीं दरवाजे पर ही देकर जाओगे, अंदर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है भैया, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब वो ऐसा ही करता है, वो दूध दरवाजे पर ही देकर जाता है। फिर कुछ देर बाद पड़ोस के घर में खड़ी रीना और माधवी दोनों बहनें उन बॉडीगार्ड को देखकर बातें बनाने लगती हैं। अरे वाह, देख तो वो वाला बॉडीगार्ड कितना हैंडसम लग रहा है। मुझे तो वो छत पर एक्सरसाइज कर रहा है ना, वो बॉडीगार्ड अच्छा लग रहा है। तभी अंदर से उनकी माँ लता उन्हें आवाज देती है, माधवी, रीना, तुम्हारे कॉलेज जाने का समय हो रहा है, वहाँ क्या कर रही हो? हाँ हाँ बस आई माँ। चल, अगर माँ ने हमें इन्हें ताड़ते हुए देख लिया ना तो हमारी खैर नहीं। अब वो अंदर चली जाती हैं। यही हाल बाकी सबका भी था। आधे बॉडीगार्ड तो गली के आसपास भी खड़े रहते हैं। ये नई बहू के बॉडीगार्ड तो हर जगह ऐसे फैल गए जैसे कोई मुजरिम हो। सच कह रही हो बहन, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जेल में रह रहे हैं। जहाँ मोहल्ले वाले सबको देखकर बातें बना रहे होते हैं, वहीं अंदर गायत्री अपनी नई बहू से पहली रसोई बनवाती है। बहू, तुझे जो भी कुछ बढ़िया सा बनाना आता है वो बना ले। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बढ़िया सा खाना बना कर ले आती हूँ। कुछ देर बाद नमिता एक बड़ी सी कढ़ाई भरकर हलवा बनाकर तैयार कर लेती है। बहू, बन गया क्या हलवा? ये क्या, तूने इतना सारा हलवा क्यों बना डाला? सिर्फ घर वालों के लिए बनाना है, सारे मोहल्ले वालों के लिए नहीं। मम्मी जी, अब घर वालों के साथ साथ मेरे आए हुए बॉडीगार्ड भी तो हलवा चखेंगे, क्या सोचेंगे कैसी मालकिन है ये। ओह अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। कुछ देर बाद नमिता सभी घर वालों के साथ साथ सभी बॉडीगार्ड्स को भी खाना खाने को देती। वाह बहू, हलवा तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा सुन बहू, शाम को आस पड़ोस की कुछ औरतें तेरी मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं, तो तू तैयार रहना। ठीक है मम्मी जी। शाम को घर में आस पड़ोस की कुछ महिलाएं आने लगती हैं। 1 मिनट मैडम, कहाँ जा रही हैं? अरे तेरी मालकिन की मुंह दिखाई करने जा रहे हैं, हट परे। मैडम की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, घर में आने जाने वालों की जानकारी देनी होगी। पहले जिस घर में हम बेधड़क आ जाती थी, अब तो वहाँ आने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? गायत्री, देख तो अपने इन बॉडीगार्ड को। उनकी आवाज सुनकर सास बाहर आती है। अरे भाई, इन सबको अंदर आने दो, ये सब हमारे पड़ोसी हैं, इनसे हमें या बहू को कोई खतरा नहीं है। तो फिर अब वो सभी औरतें अंदर जाती है और नई बहू की मुँह दिखाई करती है। बहू तो तुझे बड़ी सुंदर मिली है। बिल्कुल सही कहा लता बहन, तभी तो इसके घर वालों ने इतने बॉडीगार्ड दिए हैं इसे। मुंह दिखाई करके वो सब वापस घर चली गई। लेकिन अब बॉडीगार्ड मोहल्ले वालों को भी टोकने लगते हैं। अब सुबह की सैर पर जाने वाले बुजुर्गों को टोका जाने लगा। फिर इन सब से परेशान होकर मोहल्ले में मीटिंग बुलाई गई। भाई हम शरीफ लोग हैं, ऐसे पूछताछ से बेइज्जती होती है। अरे भाई, हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने मोहल्ले में नहीं बल्कि किसी जेल में रह रहे हैं। हाँ, आपको पता है कल मैं
गायत्री से मिलने उसके घर गई थी तो एक बॉडीगार्ड ने मुझसे पर्स खुलवा कर दिखाने को कहा। बताओ भला ये भी कोई बात हुई? भला ऐसा कौन करता है? अब सभी मोहल्ले वाले उन बॉडीगार्ड से परेशान होने लगे। इतना ही नहीं बल्कि अगर नमिता को भी कहीं जाना हो तो सभी बॉडीगार्ड भी उसके साथ ही जाते। ऐसे ही एक दिन, बहू चल आज हम सब्जी लेने चलते हैं, कम से कम तुझे भी तो पता चलना चाहिए कि हम सब्जी कहाँ से लाते हैं। ठीक है मम्मी जी, वैसे भी घर में बैठे बैठे मैं परेशान हो गई हूँ। नमिता जैसे ही बाहर जाने लगी वैसे ही उसके पीछे पीछे बाकी सभी बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ चलने लगे। अब बहू सब्जी लेने भी क्या सब हमारे साथ जाएंगे? जी मम्मी जी, वो क्या है ना, बिना अपनी सिक्योरिटी के ये मुझे कहीं जाने नहीं देते। पापा का ऑर्डर फॉलो करते हैं। अब मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ ना, तो उनको मेरी चिंता भी रहती है। ठीक है फिर चलो, अब क्या कर सकते हैं। अब वो सब भी उनके साथ चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो सब सब्जी लेकर घर आ जाते हैं। लेकिन अब ये रोज का था। नमिता को अगर अपने पति के साथ भी कहीं जाना होता तब भी बॉडीगार्ड उनके साथ ही जाते, जिससे कहीं न कहीं उसके पति को उनसे थोड़ी परेशानी तो होती, लेकिन साथ ही वही कहीं न कहीं उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि वो सुरक्षित है। उसी मोहल्ले में 4 गुंडे लड़के रहते थे, जग्गा, भीमा, कालू और धीरू, जो अक्सर आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते थे। ऐसे ही एक रोज जब रीना और माधवी एक रोज कॉलेज से घर लौट रही थी तो उन लड़कों ने उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया। छविया क्या मस्त लग रही हो इन कपड़ों में। इन गुलाबी कपड़ों में तो बिल्कुल कमल का फूल लग रही हो, और तुम तो इस पीले दुपट्टे में बिल्कुल सूरजमुखी का फूल लग रही हो, एकदम कमाल की। और अब वो सब एक साथ मिलकर उन्हें छेड़ने लगे। ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो हमसे। तुम इतनी खूबसूरत तितलियों को छोड़े बिना हम तो नहीं रह पा रहे। तभी नमिता अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से लौट रही थी। उन्हें ये करते देख सभी बॉडीगार्ड्स ने मिलकर उन गुंडों की धुनाई शुरू कर दी और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा दिया। तुम दोनों ठीक तो हो ना? आप सबके कारण आज हम बच गए नमिता भाभी, नहीं तो वो जानवर न जाने हमारे साथ क्या ही करते। हाँ भाभी, आप सब सही समय पर आ गई। कुछ देर बाद वो सभी घर आ जाते हैं, जहाँ आकर वो सारी बात अपने घर वालों और मोहल्ले के लोगों को बताती है। मम्मी, अगर आज नमिता भाभी के बॉडीगार्ड नहीं होते तो हमारा तो न जाने क्या ही होता, वो गुंडे हमारे साथ क्या ही करते। हाँ माँ, क्योंकि अकेली नमिता भाभी भी होती तो भी हम तीनों मिलकर उन गुंडों का कुछ नहीं कर सकती। इन्होंने उन गुंडों से हमारी जान बचाई है। तुम सब हमारे लिए मसीहा बनकर आए हो। तुम सब ना सिर्फ नमिता बहू की बल्कि उसके साथ साथ इस मोहल्ले के और लोगों की भी रक्षा करते हो। आज से तुम भी इस मोहल्ले के वासी हो। गायत्री बहन, अब से ये 150 बॉडीगार्ड अकेले तुम्हारे घर में ही नहीं रहेंगे, बल्कि इनमें से कुछ हमारे यहाँ भी रहेंगे, बल्कि हम सबके घरों में भी रह सकते हैं और जहाँ इनका मन है वहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। तू सच कह रही है अमृता बहन? क्या वो इतने बड़े घर का रिश्ता मेरी बेटी के लिए? हाँ, तेरी सौंदर्य है इतनी खूबसूरत कि एक नजर पड़ते ही किसी को भी पसंद आ जाए। और तुझे पता है बड़े अमीर लोग हैं वो, उनका खुद का इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरे बेटे राजीव को उनके यहाँ काम करते हुए कितने साल हो गए। उन्होंने तो जैसे ही मेरे बेटे राजीव की शादी में सौंदर्य को देखा तो उसे वही पसंद कर लिया था। अब वो जल्दी तेरे घर रिश्ता लेकर आने वाले हैं। 2 दिन बाद उनके घर के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें बैठकर धनराज और महिमा अपने बेटे केशव के लिए सौंदर्य का हाथ मांगने आई। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। मैं ऐसे ही किसी पढ़ी लिखी लेकिन सीधे साधे घर की लड़की को अपनी बहू बनाना चाहता था। यहाँ तो एक कमरा भी हमारी झोपड़ी से बड़ा है। यकीन नहीं होता कि कल तक मैं जिस घर के सपने देखती थी आज मैं वैसे ही घर में बहू बनकर आई हूँ। ये मेरा कमरा है। सच में मुझे तो रानियों जैसा महसूस हो रहा है। सौंदर्य अपनी सोच में पूरी तरह से खोई हुई थी। अरे सौंदर्य, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों खोई हुई हो? मैंने तुम्हें कई बार पुकारा लेकिन तुमने सुना ही नहीं। तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम्हें कल जल्दी उठना होगा। चलो अब सो जाओ। अगली सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। वो नहा धोकर सबसे पहले किचन में पहुंची, जहाँ उसने देखा कि किचन सारी मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से भरा हुआ है, जिसमें इंडक्शन, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, कॉफी, परकलेटर, वेज कटर, रोटी मेकर, अवन, टोस्टर, फ्लोर नीडर, डिश वॉशर और साथ ही एक बड़ा अलमारी जैसा फ्रिज और चिमनी भी थी। सौंदर्य किचन को देखकर तो काफी खुश थी, लेकिन जैसे ही वो खाना बनाने को चली तो उसके एक कदम वहीं रुक गए। मुझे इलेक्ट्रॉनिक सामान का किचन मिल तो गया, लेकिन मुझे तो इनमें से किसी भी मशीन का इस्तेमाल करना ही नहीं आता। मैंने तो अपने घर पर लकड़ी का चूल्हा ही फूका है। तभी वहाँ पर उसकी सास आती है। अरे वाह बहू, तो बड़ी जल्दी उठ गई। आज तेरी समीर ससुराल में पहली रसोई है। क्या इसी वजह से तुझे नींद नहीं आई? नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ रसोई में खड़े रहकर समय क्यों बर्बाद करना? अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू कर। वैसे तुझे इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करनी आती है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने तेरी झोपड़ी के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा देखा था। तू खाना तो बना लेगी ना? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए आज खाना मैं ही बनाऊंगी। ठीक है तो बना ले। अब वो बिना उसकी मदद की और उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से चली गई। उसने फिर उन मशीनों को देखा और घबराए मन से खाना बनाने की कोशिश करने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
तभी उसने किचन के बाहर से अपनी ननद सुहाना को जाते देखा। उसने जल्दी से आवाज लगाकर उसको वहाँ बुलाया। क्या बात है भाभी, जल्दी बताइए, मुझे देर हो रही है। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किचन में अजीब सी मशीन किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, आप मुझे एक बार बता दो। क्या भाभी, आपको इनका इस्तेमाल करना नहीं आता? और जहाँ तक मुझे याद है आपने कॉलेज भी किया हुआ है। फिर एक ही सांस में उंगली से इशारा करते हुए उसने सारी मशीनों के नाम बताए और चली गई। ननद जी तो मुझे बस इनका नाम बताकर चली गई, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं अब मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से ये आटा गूंथने की मशीन है, इसमें आटा किस तरह से गूंथेगा? सौंदर्य ने फ्लोर नीडर में आटा डाला और बिना पानी डाले उसे ऑन कर दिया, जिससे मशीन तो चलने लगी लेकिन आटा नहीं गूंथ रहा था। फिर उसने याद करके पानी डाला और आटा गूंथना शुरू हो गया। मैं दूसरी मशीनों को भी चेक कर लेती हूँ, शायद यही रोटी मेकर है। इसकी बनावट भी गोल है, जल्दी से आटा गूंथ जाए फिर मैं रोटी बना लूंगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आटा देखने के लिए मुड़ी तो वो बुरी तरह से घबरा गई। आटे में पानी ज्यादा होने की वजह से आटा बहुत ज्यादा पतला हो गया, वो बिल्कुल पानी बन चुका था। मैं इससे रोटियां कैसे बनाऊंगी? लेकिन मेरे पास अब कोई और चारा भी नहीं है। उसने उसी पतले आटे से रोटी बनाने की शुरुआत की, लेकिन उसे रोटी मेकर को भी ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता था कि तभी वहाँ पर महिमा आ गई। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि अब तक सारा खाना बन चुका होगा, यहाँ तो रोटियां भी नहीं बनी है। क्यों बहू, तू अपने घर से रोटी बनाना भी सीख कर नहीं आई? चल अब दोबारा से रोटियां बना। फिर उसने सब्जी कटर से सब्जियां डाली और उसे चालू किया, लेकिन पता न होने की वजह से सारी सब्जियों का भरता बन गया। वो अब और घबरा गई। फिर ये सब देखकर वहीं काम करने वाली आई, जिसे उस मशीनों के बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसने उसकी मदद की। भाभी, आपको खाना बनाना नहीं आता है क्या? रोटियां भी कितनी बेकार बनी है और सब्जियों का तो भरता ही बन गया है। ऐसा मत कहो, उसको शायद किचन का इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करना नहीं आता होगा, उसके घर में ये सब नहीं है। हाँ, क्योंकि ये गरीब घर से जो आई है, इसके यहाँ तो चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। मैंने इससे पूछा भी था कि ये मशीनों से खाना बना पाएगी, तो इसने हाँ कह दिया। ऐसा खाना बना कर रख दिया जिसे कुत्ता भी मुंह ना लगाए। उसकी बात सीधा उसके दिल पर लगी। फिर अगले दिन, घबरा मत बेटी, मैं तुझे इसका सही इस्तेमाल करना सिखा दूंगा। अब उन्होंने उसे सारी मशीनों का इस्तेमाल करना सिखा दिया। खाना खाने के बाद सौंदर्या ने बर्तनों को डिशवॉशर में लगाया और पूरी रात उन्हें धुलने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने जैसे ही डिशवॉशर से बर्तन निकाले तो उसने देखा कि बर्तन अभी भी गंदे थे। हे भगवान, क्या मैं इसे चालू करना भूल गई? लेकिन मैंने तो इसे चालू किया था। उसने देखा कि डिशवॉशर का प्लग लगा हुआ था और स्विच भी खुला हुआ था, लेकिन डिशवॉशर चल नहीं रहा था। ये देख उसने और मशीनों को भी चला कर देखा। उसने देखा कि वो भी काम नहीं कर रही थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गई। ये देखकर उसकी सास रसोई में आ गई। माँ जी देखिए ना, ये सारी मशीन तो काम ही नहीं कर रही है। अरे बेवकूफ, अकल बड़ी की भैंस, पूरी रात इतना तेज तूफान और बारिश आई जिससे शहर की लाइट चली गई। काफी बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए कुछ दिन तक लाइट नहीं आएगी। अब लाइट की मुसीबत आकर खड़ी हो गई। रोज रोज होटल का खाना खाकर वो सब परेशान हो चुके थे। ये सबसे परेशान होकर उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ, मुझे वापस बुला लो माँ, मैं अपने घर आना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये अमीर और आलीशान बंगला, मुझे मेरी झोपड़ी में ही रहना है। यहाँ तो गैस सिलेंडर तक नहीं है। वो अपनी माँ को सब बताती है। बेटी, तेरे ससुराल में ज्यादा ही बिजली की मशीनें हैं। रसोई में सिलेंडर और सिंक का होना भी जरूरी है। अगर वो होती तो आज तुम्हें यूँ परेशान नहीं होना पड़ता। अब सौंदर्य को सारी बात समझ आती है। अब वो अपने पति से कहकर रसोई में एक तरफ वो सब चीजें भी बनवाती है। अब सबको उसके हाथ का खाना भी पसंद आता है, साथ ही अब उन्हें बिजली के किसी उपकरण पर निर्भर भी नहीं होना पड़ता। अब उसके ससुराल वालों को भी ये बात समझ आ गई।